नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। पश्चिम बंगाल में विधानसभा के छठे चरण का मतदान जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जलवायु पर विश्व नेताओं के शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। कोविड महामारी से उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिए भारतीय वायुसेना भी मैदान में उतरी। केंद्र ने 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए ऑक्सीजन आपूर्ति बढ़ाई। रेमडेसिविर के आवंटन की नई योजना आरंभ की। सरकार ने कहा, घर घर जाकर कोविड से बचाव का टीका लगाना संभव नहीं। देश में 13 करोड़ 22 लाख लोगों का रिकॉर्ड टीकाकरण हुआ। फ्रांस से 4 और राफाल लड़ाकू जेट विमान भारत पहुंचे। देश के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जीसी मुर्मू को रासायनिक हथियारों के समापन के संगठन ने बाहरी लेखा परीक्षक नियुक्त किया। और आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 18 रन से पराजित किया। समाचार प्रभात में रवि कपूर के साथ मैं निखिल कुमार। कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है। श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें, सुरक्षा के सभी उपायों का पालन करें और 45 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोग निसंकोच टीका लगवाएं। सुरक्षित रहें और 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के छठे चरण का मतदान चल रहा है। राज्य की 294 विधानसभा सीटों में से 180 सीटों पर मतदान पहले ही संपन्न हो चुका है। इस चरण के 43 विधानसभा क्षेत्रों में 10,897 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। कुल 306 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। निर्वाचन आयोग ने विधानसभा चुनाव के छठे चरण में केंद्रीय बलों की 779 कंपनियां तैनात की हैं। आयोग ने अकेले बैरकपुर विधानसभा क्षेत्र में पिछले चुनाव की हिंसा के मद्देनजर 107 कंपनियां तैनात की हैं। केंद्रीय बलों की सबसे अधिक तैनाती 278 कंपनी उत्तर 24 परगना जिले में और सबसे कम 157 पूर्वी वर्धमान जिले में की हैं। उत्तर दिनाजपुर जिले में 181 जबकि 163 कंपनियां नाडिया जिले में तैनात की गई हैं। आयोग ने कहा कि इसका उद्देश्य स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्वक चुनाव संपन्न कराना है। और मतदान की ताजा जानकारी के लिए आइए हम बात करते हैं वहां मौजूद हमारे संवाददाता सुधींद्र से। सुधींद्र, मतदान कैसा चल रहा है और क्या इंतजाम किए गए हैं? हाँ निखिल जी, देखिए सुबह 7 बजे मतदान आरंभ हुआ है और मैं दमदम उत्तर मतक्षेत्र के पोलिंग बूथ संख्या 254 में हूँ अभी। और लंबी कतार देखी जा सकती है यहाँ पे। महिला मतदाताओं की संख्या भी बहुत अधिक है यहाँ पे। और मतदाता सुरक्षा कर्मी और चुनाव कर्मचारियों ने मास्क पहने हुए दिखाए यहाँ देखे जा सकते हैं। और फिर थर्मल टेम्परेचर जो वोटर्स का होता है वो भी हो रहा है यहाँ पे। और उसके बाद ही उनको मतदान के लिए अंदर छोड़ा जा रहा है। और इस मतदान में अभी सभी बूथ पर वीवीपैट जो लगाए गए हैं ताकि मतदाताओं को तसल्ली हो जाए कि जो उन्होंने मतदान किया है वो उनके उम्मीदवार को ही गया है। निखिल, सुधींद्र, अगर हम इस चरण के चुनाव के प्रमुख उम्मीदवारों की बात करें तो छठे चरण में कौन कौन से प्रमुख उम्मीदवार हैं? और हाँ, इस बार जो छठे चरण का चुनाव है इसमें काफी प्रमुख प्रतिस्पर्धी हैं यहाँ पे। कृष्णानगर उत्तर असेंबली से जो बीजेपी के उपाध्यक्ष हैं मुकुल रॉय, वो लड़ रहे हैं, जो रेलवे मिनिस्टर रह चुके हैं पहले, वो लड़ रहे हैं। और उनके खिलाफ टीएमसी की कौशानी मुखर्जी हैं और कांग्रेस की सिल्वी साहा है। और उसके बाद जो मंत्री रह चुकी है टीएमसी में चंद्रिमा भट्टाचार्य, वो दमदम उत्तर से लड़ रही हैं। और वो उनके खिलाफ जो अभी सिटिंग एमएलए हैं यहाँ के तन्मय भट्टाचार्य सीपीआईएम के, वो हैं, वो भी लड़ रहे हैं। और बीजेपी से अर्चना मजुमदार। और एक इम्पोर्टेंट जो है बैरकपुर, वहां से जो फिल्म डायरेक्टर इम्पोर्टेंट यहाँ के जनप्रिय राज चक्रवर्ती, वो लड़ रहे हैं। और उन्होंने उनके खिलाफ बीजेपी के चंद्रमणि शुक्ला हैं और सीपीआईएम के देबाशीष भौमिक। निखिल जी, सुधींद्र, बिल्कुल जानकारियों के साथ में आप बने रहिए। धन्यवाद आपका इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जलवायु पर विश्व नेताओं के शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन वर्चुअल माध्यम से आयोजित किया जाएगा। श्री मोदी अवर कलेक्टिव स्प्रिंट 2030 सत्र में अपने विचार रखेंगे। प्रधानमंत्री को इस शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने आमंत्रित किया था। सम्मेलन में विश्व के करीब 40 देशों के नेता भाग ले रहे हैं।
सम्मेलन के दौरान विश्व नेता जलवायु परिवर्तन, जलवायु कार्यकलाप बढ़ाने, जलवायु शमन और अनुकूलन, प्रकृति आधारित समाधान, जलवायु सुरक्षा के साथ साथ स्वच्छ ऊर्जा के तकनीकी नवाचारों के लिए धन जुटाने पर विचार विमर्श करेंगे। देश में कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के सरकारी प्रयासों में अब भारतीय वायुसेना भी सामने आ गई है। वायुसेना ने महामारी पर अंकुश लगाने में सरकार की सहायता के लिए ऑक्सीजन कंटेनर और सिलेंडर, आवश्यक दवाएं, उपकरण तथा चिकित्सा कर्मियों को अपने विमानों से भेजना शुरू कर दिया है। भारतीय वायुसेना ने कोच्चि, मुंबई, विशाखापत्तनम और बेंगलुरु से डॉक्टरों और नर्सों को दिल्ली में डीआरडीओ के अस्थायी कोविड अस्पताल में पहुंचाया है। वायुसेना ने बेंगलुरु से डीआरडीओ के ऑक्सीजन कंटेनर दिल्ली के कोविड केंद्रों में पहुंचाए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को सभी रक्षा प्रतिष्ठानों को देश में कोविड-19 की रोकथाम के लिए नागरिक प्रशासन को हर प्रकार की सहायता के निर्देश दिए। रक्षा मंत्री ने इस बारे में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बैठक की, जिसमें मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों, तीनों सेना प्रमुखों और प्रमुख रक्षा अध्यक्ष विपिन रावत ने भाग लिया। रक्षा मंत्री ने सेना के सेवानिवृत्त डॉक्टरों और नर्सों को भी कोविड-19 की रोकथाम के प्रयासों में लगाने का सुझाव दिया है। देश भर में अब तक 13 करोड़ 22 लाख से अधिक लोगों को टीका लगाया जा चुका है। इसमें 92 लाख से अधिक स्वास्थ्यकर्मियों को कोविड का पहला टीका दिया जा चुका है और 58 लाख को दूसरा टीका लगाया गया है। इसके अलावा 1 करोड़ 16 लाख से अधिक अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं को पहला टीका और 59 लाख से अधिक को दूसरा टीका लगाया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि राष्ट्रीय कोविड टीकाकरण के 96वें दिन कल शाम 8 बजे तक 21,21,000 से अधिक लोगों का टीकाकरण किया गया। इनमें से 14,35,000 लोगों को पहली बार और 6,85,000 लोगों को कोविड का दूसरा टीका लगाया गया। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कुछ राज्यों में बढ़ते कोविड संक्रमण से नए रोगियों की संख्या में बढ़ोतरी के कारण ऑक्सीजन की मांग बढ़ी है। केंद्र सरकार ने इन राज्यों के लिए ऑक्सीजन का कोटा बढ़ा दिया है। ये राज्य हैं महाराष्ट्र, दिल्ली, मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब, आंध्र प्रदेश और उत्तराखंड। महाराष्ट्र में ऑक्सीजन का कोटा 1,646 से बढ़ाकर 1,661 मीट्रिक टन कर दिया गया है। दिल्ली में 378 से 480, मध्य प्रदेश में 445 से 543, हरियाणा में 156 से 162, उत्तर प्रदेश में 751 से 753, पंजाब में 126 से 136, आंध्र प्रदेश में 360 से 440 और उत्तराखंड में 83 से 103 मीट्रिक टन कर दिया गया है। केंद्र ने कोविड-19 के अधिक मामलों वाले 19 राज्यों में संक्रमण रोधी दवा रेमडेसिविर के आवंटन की योजना तैयार की है। इस आवंटन में राज्यों की ओर से दवा की थोक खरीद तथा निजी माध्यमों से आपूर्ति भी शामिल है। शुरुआती आवंटन इस महीने की 30 तारीख तक है और राज्यों के साथ सलाह मशवरे के बाद इसकी समीक्षा की जाएगी, ताकि उपलब्ध आपूर्ति से सभी राज्यों की जरूरतें पूरी की जा सकें। स्वास्थ्य मंत्रालय ने रेमडेसिविर निर्माताओं से कहा है कि उनके पास पहले से मौजूद ऑर्डर की आपूर्ति पर विचार करें। उनसे कहा गया है कि राज्यों के लिए स्वीकृत आवंटन के अनुरूप दवा के उत्पादन और उसे भेजने की व्यवस्था करें। सभी राज्य दवा की आपूर्ति के लिए अपने ऑर्डर सरकारी खरीद या अन्य वितरण माध्यम से बुक कर सकते हैं। राज्यों से यह भी कहा गया है कि तत्काल नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की जाए, जो रेमडेसिविर के निर्बाध आवागमन और समय की उपलब्धता सुनिश्चित करें। राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण रेमडेसिविर के राज्यों को आवंटन के संचालन पर निगरानी रखेगा। देश में कोरोना वायरस के अचानक से बढ़ जाने से सरकार रेमडेसिविर इंजेक्शन के घरेलू उत्पादकों की क्षमता बढ़ाने के उपाय कर रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने उद्योगों से आग्रह किया है कि कोविड महामारी की दूसरी लहर से उत्पन्न स्थिति का अगले कुछ दिन के लिए आकलन करें तथा सरकार की ओर से उन्हें पूरी सहायता का आश्वासन दिया। श्रीमती सीतारामन FECCI राष्ट्रीय कार्यकारी समिति सदस्यों को वर्चुअल माध्यम से संबोधित कर रही थीं। ऑक्सीजन आपूर्ति पर श्रीमती सीतारामन ने कहा कि आपूर्ति का पूरे ढंग से पता लगाया गया है और विशेष रूप से ऑक्सीजन की कमी की समस्या से सबसे अधिक जूझ रहे 12 राज्यों के लिए नई अनुमतियां दी गई हैं। जायजे के साथ जिला स्तर पर आपूर्ति की निगरानी की जा रही है और अगले 15 दिन तक गहन निगरानी रखी जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार ने ऑक्सीजन टैंकरों की अंतर्राज्यीय आवाजाही तथा उनके पंजीकरण और परमिट में छूट दी है। वो दिन रात काम कर सकते हैं। वित्त मंत्री ने बताया कि सभी सुरक्षा मानकों के साथ सिलेंडर भरने वाले संयंत्र 24 घंटे काम कर रहे हैं।
श्रीमती सीतारामन ने बताया कि आवश्यक दवाओं का उत्पादन बढ़ाने के लिए उपयुक्त कदम उठाए गए हैं और सरकार ने रेमडेसिविर के उत्पादन को भी त्वरित अनुमति दी है। वित्त मंत्री ने बताया कि चिकित्सकीय ऑक्सीजन मांग की पूर्ति होने के बाद उद्योगों को भी ऑक्सीजन की आवश्यक आपूर्ति की जाएगी। उन्होंने कहा कि चिकित्सकीय ऑक्सीजन के आयात को भी अनुमति दे दी गई है। केंद्र सरकार ने कहा है कि घर घर जाकर कोविड से बचाव के टीके लगाना संभव नहीं है। बंबई उच्च न्यायालय में दायर हलफनामे में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया कि कोविड टीकाकरण के बारे में राष्ट्रीय विशेषज्ञ समूह देश में टीकाकरण अभियान के सभी पहलुओं पर मार्गदर्शन कर रहा है। घर घर जाकर टीकाकरण संभव न हो पाने के 5 कारण हैं। हलफनामे में कहा गया है कि टीका लगाने के बाद कोई दुष्प्रभाव होने पर व्यक्ति को चिकित्सा सुविधा पहुंचाने में देरी हो सकती है और आवश्यकता अनुरूप उपचार नहीं दिया जा सकता। टीकाकरण के बाद लाभार्थी को कम से कम 30 मिनट तक चिकित्सा देखरेख में रखने में कई चुनौतियां आ सकती हैं। केंद्र सरकार ने बताया कि प्रत्येक टीकाकरण के लिए टीके को निश्चित तापमान वाले डिब्बे से निकालने और रखने में उसके दूषित होने की संभावनाएं बढ़ सकती हैं। इससे टीके की दक्षता पर असर पड़ सकता है और दुष्प्रभाव भी हो सकते हैं। लाभार्थियों तक पहुंचने का समय बढ़ने से टीके की बर्बादी में वृद्धि हो सकती है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि घर घर जाकर टीकाकरण अभियान के दौरान सुरक्षित दूरी और संक्रमण नियंत्रण के नियमों का पालन करना भी संभव नहीं हो पाएगा। टीका लगाने के लिए आईसीयू की अनिवार्य रूप से आवश्यकता के बारे में न्यायालय के सवाल पर मंत्रालय ने कहा कि टीका लगाने के बाद उससे होने वाले दुष्प्रभाव बहुत ही कम देखने को मिलते हैं और आईसीयू में भर्ती करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, इसलिए कोविड टीकाकरण के लिए आईसीयू की आवश्यकता नहीं है। सरकार ने मीडिया की इन खबरों को तथ्यहीन बताया है कि इस वर्ष जनवरी में देश से ऑक्सीजन का निर्यात बढ़कर 700% से अधिक हो गया। पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी ने कहा है कि मीडिया खबरों में उद्योगों में इस्तेमाल होने वाली ऑक्सीजन को गलती से चिकित्सा में उपयोग की जाने वाली ऑक्सीजन का निर्यात बताया गया। पिछले वित्त वर्ष में मेडिकल ऑक्सीजन का वार्षिक निर्यात 0.4% से भी कम था और वर्तमान में इस ऑक्सीजन का कोई निर्यात नहीं किया जा रहा है। नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा है कि घर या अस्पताल में क्वारंटीन में रह रहे अधिकांश लोगों को किसी विशिष्ट उपचार की आवश्यकता नहीं पड़ती है, लेकिन उन्हें घबराहट होती है। उन्होंने कहा कि कोविड संक्रमण वाले केवल कुछ प्रतिशत लोगों को ही रेमडेसिविर इंजेक्शन की जरूरत पड़ती है। डॉक्टर गुलेरिया ने यह भी कहा कि रेमडेसिविर कोविड उपचार के लिए कोई चमत्कार करने वाली दवा नहीं है। Only a small percentage which will require drugs like remdesivir, and there is no data which suggests that remdesivir taken in mild disease will save lives or will have any benefit. The data for remdesivir does not show that it actually decreases mortality. It only has been shown to decrease hospital stay. And the large study done by WHO, the recovery trial, was a negative study. It did not show any role of remdesivir. Therefore, don't consider this to be a magic bullet. It is something that we need to keep in mind. डॉक्टर गुलेरिया ने कहा कि ज्यादातर लोगों में गले में खराश और जुकाम जैसे लक्षण होते हैं और ये लक्षण 5 से 7 दिन में उपचार से ठीक हो सकते हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि इस समय देश में 146 जिलों में कोरोना संक्रमण की दर 15% से अधिक है, जो चिंता का प्रमुख कारण है। सरकार इन जिलों में स्थिति को नियंत्रित करने पर ध्यान दे रही है। स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कल नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में कहा कि केंद्र और राज्य सरकारें महामारी से निपटने के लिए हर संभव प्रयास कर रही हैं। उन्होंने कहा कि कोविड-19 से मृत्यु दर 1.17% है। स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि 5 राज्यों में कोविड मरीजों की संख्या 1 लाख से अधिक है। महाराष्ट्र में 6,85,000, उत्तर प्रदेश में 2,23,000, कर्नाटक में 1,59,000, छत्तीसगढ़ में 1,25,000 और केरला में 1,18,000 केसेस हैं। ये राज्य ऐसे हैं जिनके साथ भारत सरकार और राज्य सरकारें मिलकर इन राज्यों में अस्पतालों में बेड, ऑक्सीजन और दवाइयों की उपलब्धता, साथ ही साथ अन्य आधारभूत संरचनाओं को कैसे स्ट्रेंथन किया जाए, इस पर मिलकर प्रयास हो रहा है। भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को कुल मिलाकर कोविड रोगियों पर 78% प्रभावी पाया गया। गंभीर कोविड मरीजों में कोवैक्सीन 100% प्रभावी रही। भारत बायोटेक और आईसीएमआर ने कल कोवैक्सीन परीक्षण के तीसरे चरण के अंतरिम परिणामों की घोषणा की। भारत बायोटेक ने कहा कि दूसरे अंतरिम परिणामों से कोवैक्सीन को गंभीर कोविड रोगियों में बहुत प्रभावी पाया गया था। हाल ही में संक्रमण में वृद्धि के कारण हल्के, मध्यम और गंभीर कोविड मरीजों में
कोवैक्सीन 78% प्रभावी रही। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने राज्य सरकारों और देश के निजी अस्पतालों के लिए कोविशील्ड वैक्सीन की कीमत की घोषणा की है। राज्य सरकारों को एक वैक्सीन के लिए 400 रुपये और निजी अस्पतालों को 600 रुपये देने होंगे। भारत में कोविशील्ड वैक्सीन निर्माता कंपनी ने देश में टीकाकरण अभियान को तेज करने के लिए केंद्र की हाल की छूट के मद्देनजर ये घोषणा की है। नए प्रावधानों के अंतर्गत वैक्सीन निर्माता और आपूर्तिकर्ता अपनी कोविड वैक्सीन का 50% केंद्र को और 50% राज्य सरकारों तथा खुले बाजार में निजी अस्पतालों को बेचेंगे। बिहार सरकार ने 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को निःशुल्क टीका लगाने का फैसला किया है। एक ट्वीट में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि इस टीकाकरण पर होने वाला खर्च राज्य सरकार वहन करेगी। इस बीच बिहार में पिछले 24 घंटों के दौरान 12,222 लोगों के संक्रमित होने और 95 मौतों की पुष्टि हुई है। राज्य में 63,746 लोगों का विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है। मध्य प्रदेश सरकार राज्य में ऑक्सीजन उत्पादन के लिए युद्धस्तर पर काम कर रही है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से। प्रदेश में कोविड-19 संक्रमित मरीजों के लिए ऑक्सीजन की उपलब्धता प्रदेश सरकार सुनिश्चित कर रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। भारत सरकार द्वारा प्रदेश के लिए स्वीकृत 8 ऑक्सीजन प्लांट में से 4 ऑक्सीजन प्लांट खंडवा, उज्जैन, शिवपुरी और सिवनी जिले में शुरू हो गए हैं। 2 प्लांट मंदसौर और जबलपुर में अगले 2 दिन में और रतलाम, मुरैना जिले में अगले 1 सप्ताह में शुरू हो जाएंगे। 5 जिलों भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, रीवा और शहडोल में जिला अस्पतालों में नई CSIR तकनीक से एयर सेपरेशन यूनिट की स्थापना की जा रही है। इस बीच 75 लाख से अधिक व्यक्तियों का टीकाकरण किया गया है। पूजा पीवर्धन, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 18 साल से ऊपर के लोगों को निःशुल्क टीका उपलब्ध कराने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इसका खर्च राज्य सरकार उठाएगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि कई सार्वजनिक उपक्रमों और प्राइवेट संगठनों के साथ सामाजिक संगठनों के लोग कोविड रोगियों के उपचार के लिए राज्य सरकार की मदद के लिए आगे आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में स्थित भारतीय इस्पात प्राधिकरण की इकाई भिलाई इस्पात संयंत्र छत्तीसगढ़ को मेडिकल ऑक्सीजन की आपूर्ति में विशेष भूमिका निभा रहा है। संयंत्र द्वारा अब तक राज्य को करीब 2,500 मीट्रिक टन लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन की आपूर्ति की जा चुकी है। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी रायपुर जिले में मेडिकल ऑक्सीजन की आपूर्ति को बढ़ाने के लिए 1 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। इस राशि से नए ऑक्सीजन सिलेंडर खरीदे जाएंगे। इस बीच एम्स छत्तीसगढ़ में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य के मेडिकल ऑफिसर, नर्सिंग ऑफिसर और लैब टेक्नीशियन को प्रशिक्षण प्रदान करने के साथ ही कोविड मरीजों के उपचार में भी इनकी मदद लेगा। प्रशिक्षण के बाद ये सभी डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ अपने जिलों के कोविड अस्पतालों में बेहतर सेवाएं दे सकेंगे। एम्स रायपुर ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के साथ हुई वर्चुअल बैठक में इस आशय का प्रस्ताव दिया था, जिस पर केंद्रीय मंत्री ने अपनी सहमति दे दी है। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर। गुजरात में कल कोविड संक्रमण के 12,553 नए मामलों की पुष्टि हुई। राज्य के स्वास्थ्य विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटे के दौरान 4,802 रोगी स्वस्थ हुए हैं, जिन्हें विभिन्न अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई है। एक रिपोर्ट। गुजरात में कोविड-19 संक्रमण के सबसे अधिक 4,821 नए मामले अहमदाबाद में सामने आए, जबकि सूरत में 1,849 नए मामले दर्ज किए गए। कल राज्य में 125 मरीजों की मृत्यु हो गई। इसके साथ ही राज्य में कोविड-19 से जान गंवाने वाले मरीजों की कुल संख्या 5,740 तक पहुंच गई है। राज्य में इस वक्त 84,126 सक्रिय मामले हैं, जिनमें से 361 मरीज वेंटिलेटर पर है। इस बीच गुजरात में कल 1,25,942 लोगों को कोविड-19 के खिलाफ टीके लगाए गए। इसके साथ ही राज्य में अब तक कुल 1,07,16,536 लोगों को कोविड-19 के खिलाफ टीके लगाए जा चुके हैं। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। महाराष्ट्र में कोरोना के निरंतर बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकार ने और कड़े प्रतिबंध लागू कर दिए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये प्रतिबंध आज रात 8 बजे से लागू हो जाएंगे और 1 मई सुबह 7 बजे तक जारी रहेंगे।
कल रात महाराष्ट्र सरकार द्वारा जारी नए मानक संचालन प्रक्रिया में कहा गया है कि जनता को बिना किसी कारण के यात्रा करने की अनुमति नहीं होगी। ड्राइवरों समेत केवल 50% यात्रियों को निजी परिवहन की अनुमति होगी। नियम का पालन नहीं करने पर 10,000 रूपये का जुर्माना लगाया जाएगा और खड़े रहकर सफर करने पर रोक होगी। सरकारी कार्यालयों में सिर्फ 15% कर्मचारी ही रह सकते हैं। आवश्यक सेवा कार्यालयों में 50% कर्मचारी को काम करने की अनुमति होगी। लोकल ट्रेन में सफर करने के लिए अत्यावश्यक सेवा से जुड़े कर्मचारी या मेडिकल इमरजेंसी से जुड़े लोगों को उनके सही डॉक्यूमेंट्स दिखाने पर टिकट दिया जाएगा। शादी के लिए हॉल में केवल 25 लोगों की उपस्थिति की अनुमति होगी और इसके लिए सिर्फ 2 घंटे का समय होगा। नियम का उल्लंघन करने पर 50,000 रूपये का जुर्माना भी लगाया जाएगा। कुणाल शिंदे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। केंद्र सरकार ने तमिलनाडु के लिए रेमडेसिविर के 59,000 टीके आवंटित किए थे, जो कि इस महीने की 21 तारीख तक 10 दिन की आपूर्ति थी। राज्य में कल कोविड-19 के 10,700 नए मामले सामने आए, जो कि अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। राज्य सरकार के प्रतिष्ठानों और सरकारी कार्यालय परिसरों में युद्ध स्तर पर टीकाकरण चल रहा है। राज्य के सभी 8 सड़क परिवहन निगम अपने 70,000 कर्मियों में से लगभग 1/4 को विशेष टीकाकरण के दायरे में ला चुके हैं। अधिकारियों का कहना है अगले 1 या 2 सप्ताह में परिवहन निगमों के सभी कर्मचारियों को टीका लगा दिया जाएगा। एक भी बस कंडक्टर यदि कोरोना संक्रमित होता है तो लगभग 400 यात्रियों पर एक ही दिन में संक्रमित होने का खतरा पैदा हो जाता है। इसलिए परिवहन के कर्मचारियों को प्राथमिकता के आधार पर टीके लगाए जा रहे हैं। चेन्नई से जयसिंह की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विजय लक्ष्मी कासोटिया। भारतीय रेलवे यात्रियों की सुविधा के लिए देश भर में विशेष रेल सेवाएं चला रहा है। इस महीने की 12 तारीख से महाराष्ट्र से कुल 432 विशेष रेलगाड़ियों का संचालन किया जा रहा है। मध्य रेलवे से प्रतिदिन 41 और पश्चिमी रेलवे से प्रतिदिन 5 विशेष रेलगाड़ियां देश के विभिन्न स्थानों तक के लिए चल रही हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। माँ कब आएगा? अभी आएगा। अरे बोलो ना माँ, कब आएगा? बोला ना, अभी आ जाएगा। ये ले, आ गया कुआं। अरे कुआं नहीं माँ, हमारे घर नल से जल कब आएगा? नल से? अरे गुड्डी, बहुत जल्दी आएगा पानी। जल जीवन मिशन आ चुका है। हम 1 कदम उठाएंगे तो सरकार 10 कदम उठाएगी। सच? तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। घी शक्कर नहीं माँ, स्वच्छ जल। 2024 तक देश के सभी 19 करोड़ घरों में पहुंचेगा पीने का साफ पानी। अब होगा हर घर जल। जल जीवन मिशन, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है और आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। पश्चिम बंगाल में विधानसभा के 6ठे चरण का मतदान चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जलवायु पर विश्व नेताओं के शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। कोविड महामारी से उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिए भारतीय वायुसेना भी मैदान में उतरी। केंद्र ने 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के लिए ऑक्सीजन आपूर्ति बढ़ाई। रेमडेसिविर के आवंटन की नई योजना आरंभ की। सरकार ने कहा घर घर जाकर कोविड से बचाव का टीका लगाना संभव नहीं। देश में 13 करोड़ 22 लाख लोगों का रिकॉर्ड टीकाकरण हुआ। फ्रांस से 4 और राफाल लड़ाकू जेट विमान भारत पहुंचे। देश के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जीसी मुर्मू को रासायनिक हथियारों के समापन के संगठन ने बाहरी लेखा परीक्षक नियुक्त किया और आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 18 रन से पराजित किया। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो खुद से वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। देश के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जीसी मुर्मू को रासायनिक हथियारों के समापन के प्रतिष्ठित अंतर सरकारी संगठन ने बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में चुना है। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि रासायनिक हथियार निषेध संगठन ओपीसीडब्ल्यू के सदस्य देशों ने श्री मुर्मू को 2021 से शुरू हो रहे 3 वर्ष के कार्यकाल के लिए बाहरी लेखा परीक्षक चुना है।
विदेश मंत्रालय ने कहा है कि इस पद के लिए भारत का चुना जाना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी प्रतिष्ठा का प्रतीक है। भारत को और 2 वर्ष के लिए एशिया के प्रतिनिधि के रूप में संगठन की कार्यकारी परिषद का सदस्य भी चुना गया है। राफेल विमानों की 5वीं खेप कल भारत पहुंची। इन 4 लड़ाकू विमानों ने लगभग 8,000 किलोमीटर की उड़ान पूरी की, जिसके लिए फ्रांस और संयुक्त अरब अमारात की वायुसेना ने हवा में ही ईंधन भरने की सुविधा उपलब्ध कराई। एक ट्वीट में भारतीय वायुसेना ने दोनों देशों की वायुसेना को इस सहयोग के लिए धन्यवाद दिया। और अब खेल समाचार। आईपीएल क्रिकेट में कल चेन्नई सुपर किंग्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 18 रन से हरा दिया। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में पहले बल्लेबाजी करते हुए चेन्नई ने 220 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया। फाफ डू प्लेसिस ने 60 गेंद में 95 रन की धुआंधार पारी खेली। ऋतुराज गायकवाड़ ने 64 और मोइन अली ने 25 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करते हुए कोलकाता नाइट राइडर्स ने 31 रन पर ही 5 विकेट गंवा दिए और पूरी टीम 19 ओवर तथा 1 गेंद में 202 रन पर ही सिमट गई। ये चेन्नई सुपर किंग्स की लगातार तीसरी जीत और कोलकाता नाइट राइडर्स की लगातार तीसरी हार है। इससे पहले अन्य मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद ने पंजाब किंग्स को 9 विकेट से हरा दिया था। पहले बल्लेबाजी करते हुए पंजाब किंग्स 19 ओवर और 4 गेंद में 120 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। ये सीजन में हैदराबाद की पहली जीत है। आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा। ये मैच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। इस बीच चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के माता पिता में कोरोना संक्रमण की पुष्टि होने के बाद उन्हें रांची के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। क्रिकेट जगत से एक अन्य खबर, पाकिस्तान ने हरारे स्पोर्ट्स क्लब में 3 अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट श्रृंखला के पहले मुकाबले में कल जिम्बाब्वे को 11 रन से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान ने 7 विकेट पर 149 रन बनाए। मोहम्मद रिजवान ने शानदार 82 रन बनाए। जवाब में जिम्बाब्वे की टीम निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 138 रन ही बना सकी। फुटबॉल के मैदान का रुख करें तो AFC चैंपियंस लीग में परसेपोलिस FC ने FC गोवा को ग्रुप मुकाबले में हरा दिया है। गोवा के फटोडा में जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में हुए मैच में परसिपोलिस ने 2-1 से जीत हासिल की। परसिपोलिस की ये लगातार तीसरी जीत है। जाते जाते एक और खबर, भारतीय धावक जिनसन जॉनसन कोविड संक्रमण से पूरी तरह न उबर पाने के कारण टोक्यो ओलंपिक में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। जकार्ता एशियाई खेलों में पुरुषों की 1500 मीटर दौड़ के चैंपियन जॉनसन टोक्यो ओलंपिक खेलों के 3 मिनट 35 सेकेंड की क्वालिफिकेशन टाइमिंग को पूरा करने में अब तक विफल रहे हैं। आकाशवाणी समाचार स्पोर्ट्स डेस्क। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi पर भी उपलब्ध हैं। और रवि बताएं आज के समाचार पत्रों में क्या खास है। निखिल, देश में बढ़ते कोरोना मामलों का समाचार अधिकतर अखबारों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। देश में जारी टीकाकरण पर भी अखबारों की नजर है। बकौल दैनिक ट्रिब्यून 95 दिन में 13 करोड़ डोज, 90% कोविशील्ड। कोवैक्सीन डबल म्यूटेंट वायरस पर भी असरदार, नवभारत टाइम्स के पहले पन्ने पर है। राष्ट्रीय सहारा की खबर है, ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के लिए ग्लोबल टेंडर 28 अप्रैल तक आमंत्रित। केंद्र सरकार ने ऑक्सीजन का कोटा बढ़ाया, केजरीवाल ने किया केंद्र का शुक्रिया। पंजाब केसरी में है। वहीं वीर अर्जुन ने दिल्ली हाई कोर्ट के हवाले से लिखा है, अस्पतालों को तत्काल ऑक्सीजन पहुंचाई जाए। लोकसत्य के पहले पन्ने की खबर है, जलवायु पर 40 देशों के नेता आज करेंगे मंथन, पाकिस्तान को रखा गया दूर। राजस्थान पत्रिका की यह खबर ध्यान खींचती है, गोरखपुर की श्रीति पांडे ने डंठल भूसे से बनाया एग्री फाइबर पैनल। फोर्ब्स ने एशिया के 30 सर्वश्रेष्ठ युवा वैज्ञानिकों में शामिल किया। पंजाब केसरी के खेल पन्ने का समाचार है, 7 महिलाओं सहित भारत के 8 मुक्केबाज पोलैंड के किल्से में विश्व युवा चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचे। दैनिक ट्रिब्यून ने मुख्य पृष्ठ पर दिया है, आयरलैंड की केट श्नाइडर बनी मिसेज वर्ल्ड। दैनिक जागरण की खबर है, फेसबुक से फोटो लेकर दूसरी वेबसाइट पर पोस्ट करना अपराध, फोटो के साथ छेड़छाड़ करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई। 500 साल बाद रामलला ने पहना सोने का मुकुट, हरिभूमि ने सचित्र प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है, भगवान श्री रामलला ने जन्मोत्सव पर मुकुट धारण किया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर,
पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के छठे चरण का मतदान जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जलवायु पर विश्व नेताओं के शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। कोविड महामारी से उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिए भारतीय वायुसेना भी मैदान में उतरी। केंद्र ने 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के लिए ऑक्सीजन आपूर्ति बढ़ाई। रेमडेसिविर के आवंटन की नई योजना आरंभ की। सरकार ने कहा, घर घर जाकर कोविड से बचाव का टीका लगाना संभव नहीं। देश में 13 करोड़ 22 लाख लोगों का रिकॉर्ड टीकाकरण हुआ। फ्रांस से 4 और राफाल लड़ाकू जेट विमान भारत पहुंचे। और आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 18 रन से पराजित किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।